गुड इवनिंग प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आज की इस क्लास में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अभी इस चैनल पे जो है हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। और बाकी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, हम लोग इंट्रो समाप्त हो गया, अब हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहले आज हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल देखेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक हो सकते थे वो सभी के सभी हमने करा दिए हैं, जैसा कि और बता दें। यहाँ से हम देखेंगे कि प्राग ऐतिहासिक या एवं आद्य ऐतिहासिक का अर्थ एवं इनके अध्ययन के स्रोत, इनके अर्थ अन्वेषण के क्रम में यह कहा जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक सामग्रियां ही उपलब्ध है, जबकि आद्य ऐतिहासिक के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्री के साथ साथ जो है साहित्यिक सामग्री भी है। ठीक है, यानी कहने का मतलब लिखित स्रोत भी आद्य ऐतिहासिक के संबंध में है। लेकिन पूरा तात्विक देखिएगा, अगर प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में देखिएगा तो सिर्फ पुरातात्विक समागम यानी उस समय के जो वस्तु थे प्राग ऐतिहासिक काल के समय के, बस उसी का अध्ययन करके हम प्राग ऐतिहासिक काल को जान सकते हैं। किंतु उनका उपयोग प्रायः नहीं हो पाता है। ये ऐतिहासिक के बारे में हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि हड़प्पा सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता के अध्ययन के क्रम में साहित्यिक सामग्रियां उपलब्ध है, किंतु उनका प्रभावकारी उपयोग नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में हड़प्पाई लिपि पढ़ी नहीं जा सकती है, जबकि वैदिक साहित्य में प्रामाणिकता का प्रश्न उपस्थित हो गया है। यह प्रश्न यह था कि यह साहित्य वैदिक युग से संबंधित है या किसी पूर्ववर्ती काल से, क्योंकि इसे बहुत बाद में लिखित रूप दिया गया था। फिर आद्य ऐतिहासिक काल के निर्धारण का दूसरा आधार भी है, और वह है आद्य ऐतिहासिक काल को कृषि के आरंभ से जोड़ा जाना। इस आधार पर नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल में सम्मिलित किया जाता है। वस्तुतः प्रागैतिहासिक काल एवं आद्य ऐतिहासिक काल दोनों के अध्ययन में पुरातात्विक सामग्रियों का ही अहम भूमिका होती है, ये कह रहा है। ठीक है, इसी साथ देखेंगे तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी आदि मानव के अनेक अवशेष मिले हैं वो यहाँ पे है। जैसे विभिन्न प्रकार के आदि मानव दिए, जैसे आदिम दिया हुआ। आदिम का मतलब क्या होता है? आदिम बातों का मतलब होता है काफी पुराना या पहले की ओर से है। ठीक है, प्राचीन काल में मनुष्य को समझने के लिए आदि मानव शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी अभी तक जो है सबसे प्राचीन आदि मानव के अवशेष की खोज पूर्व अफ्रीका से हुई है, यानी पूर्वी अफ्रीका से हुई है। आदि मानव को मूलतः मस्तकी माथा जो सिर होता है उसके आधार पर कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया हुआ है? तो आपको यहाँ से आप देखेंगे, ध्यान देंगे। जितने बच्चे तो क्लास अगर फर्स्ट बार कर रहे हैं तो उसके लिए फाउंडेशन हो जाएगा, बाकी बहुत सारे बच्चे ने क्लास किया हुआ तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला क्या है? ऑस्ट्रोलिपिथिकस। ठीक है, ये है एप से मनुष्य। यह लगभग कितना, तो 30 लाख से लेकर 40 वर्ष पहले था। 30 लाख से 40 लाख वर्ष पहले था। यह किसी तरह के दोनों पैरों के बल पर खड़े रहते थे, किसी तरह से। ठीक है, यह कठोर बादाम सूखे फल को चबाकर खाते थे। इसका जबड़ा कठोर और सुगठित था। यह पेड़ की ढाल से धक्का मारते तथा पत्थर फेंकने का प्रयास करते थे। उसके बाद देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा आता है होमो हाबिलिस। दक्ष मनुष्य था, और यह लगभग 25 लाख से लेके 26 लाख से लेके 26 बहुत जगह 25 भी आता है, लेकिन 26 लाख से लेके 29 लाख वर्ष पहले था। यह समूह बनाकर रहते थे और यह चल भी सकते थे। उसके बाद देखेंगे तो कंद मूल फल के साथ साथ यह संभवतः कच्चा मांस भी खाते थे। ये लोग सबसे पहले पत्थर को अस्त्र के रूप में यानी हथियार के रूप में जो है प्रयोग करके एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर प्रहार करके पत्थर का अस्त्र बनाते थे। इसी के साथ अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट जो होता है वो है होमो इरेक्टस। और ये सीधा होकर खड़ा होने वाला मनुष्य जो है उसे क्या कहते हैं? तो उसे होमो इरेक्टस कहते हैं। यह लगभग कब से? तो ये लगभग 20 लाख वर्ष से लेकर 3,50,000 वर्ष पहले थे। ठीक है, यह दोनों पैरों के बल सीधा खड़ा मतलब सीधा होकर खड़े रहते थे। यह समूह बनाकर गुफा में भी रहते थे। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है कि यह शिकार करते थे। यह लोग
यह लोग ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया था। ये पॉइंट जो है आपका बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आग का आविष्कार सबसे पहले कौन किया था? तो होमो इरेक्टस ने किया था। मानव की जो प्रजाति होमो इरेक्टस है उसने किया था। उसके बाद ये लोग ही सबसे पहले नुकीले पत्थर का अस्त्र यानी हथियार बनाए थे। अंतिम समय इन्होंने कुल्हाड़ी बनाया था। होमो सेपियंस होता है, होमो सेपियंस जो होता है वो क्या है? तो बुद्धिमान मनुष्य। इस समय तक आते आते जो है मनुष्य की बुद्धि काफी ज्यादा विकसित हो गई थी। तो बुद्धिमान मनुष्य अगर पूछे तो होमो सेपियंस हो जाएगा। यह लगभग कब तक? यह लगभग 2,30,000 वर्ष पहले था। यह समूह बनाकर बड़े जानवरों का शिकार करते थे। विभिन्न कार्यों के लिए आग का प्रयोग भी करते थे। यह जानवरों के मांस को जलाकर यानी भून कर खाते थे। यह पशुओं को चमड़ापन मतलब पशुओं का जो चमड़ा होता है उसे पहनते थे। ये लोग छोटे नुकीले और धारदार पत्थर का अस्त्र हथियार बनाना सीखा था। यह बर्फी भाला बर्छी कहते हैं, सॉरी बर्फी बोला गया, बर्छी भाला जैसे हथियार यानी अस्त्र पत्थर से बनाना जानते थे। ठीक है, यानी सारा चीज जो हथियार होगा वो इस समय का वो पत्थर का ही होगा। और हथियार में आप चाहें तो याद रख सकते हैं यहाँ पे, जैसे बर्छी हो गया, भाला हो गया, ये सब चीज हो गया। इसके बाद देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का विकास कैसे हुआ है। तो इसका जो विकास है वो 3 कालखंड में से माना जाता है। जैसे में हो गया प्रागैतिहासिक काल, हो गया आद्य ऐतिहासिक, हो गया और ऐतिहासिक काल हो गया। ये तीनों का लक्षण होगा कुछ, जिसके आधार पर हम लोग प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो इसका लक्षण क्या है? तो जैसे प्रागैतिहासिक काल का लक्षण है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, प्रागैतिहासिक में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कि पाषाण काल हो गया। इसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल में देखिए तो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, परंतु लिपि अभी तक पढ़ा या पढ़ी नहीं जा सकी है। उदाहरण के लिए जैसे संधम सभ्यता हो गया, इसी के साथ जो है वैदिक संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐतिहासिक काल में देखेंगे तो इसका लक्षण में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध है, एवं इतिहास लेखन में दोनों साक्ष्यों का उपयोग मतलब प्रयोग हुआ है। यह काल पुरातात्विक साहित्यिक तथा विदेशी यात्रियों के वर्णन पर निर्भर है। इसी के साथ देखेंगे पाषाण काल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जैसे पाषाण काल हमने देखा था, तो इसी पाषाण काल को यहाँ से देखेंगे। पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। कौन से? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस सभी का टाइम भी यहाँ पे दिया गया है कि पूरा पाषाण काल कब से कब तक था। तो 20 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। 20 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक, और 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक आपका मध्य पाषाण काल। और नव पाषाण काल की बात करें तो वो 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक था। अब पूरा पाषाण काल में ही हम लोग 3 काल और पढ़ेंगे यहाँ से। कौन कौन से? तो पूरा पाषाण काल में पढ़ेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसका भी कुछ टाइम पीरियड है यहाँ पे, तो इसे भी आप लोग चाहे तो नोट आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है, सदमी में भी ईसा पूर्व भी चलेगा। एक नज़र में तीनों प्रस्तर युग यानी पाषाण युग को देखा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे में यहाँ पे देखिए तो आपका प्राचीन प्रशस्तर युग हो गया, मध्य प्रशस्तर युग और नवीन प्रशस्तर युग हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो इसका टाइम है यहाँ पे तो आपने देखा ही ऊपर में कि ये जो यही वाला है आपको, जैसे मैं बता दिया था ना कि पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, यही यहाँ पे दिया गया है। तो इसका कितना है? तो 20 लाख वर्ष से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसी के साथ जो देखिए 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, टेढ़े टेढ़ा मेढ़ा जो हो गया, टेढ़ा मेढ़ा बड़ा और भारी पत्थरों का हथियार बनाता था कौन? तो पूरा पाषाण काल के लोग बनाते थे। शिकार करके एवं जंगल के कंद मूल को इकट्ठा मतलब खाना खाते थे इकट्ठा करके। हथियार पत्थरों को छोटा, हल्का और नुकीला बनाने लगे थे। ठीक है, कब? मध्य प्रशस्तर युग में। शिकार करना और जंगल से कंद मूल एवं फल का इकट्ठा करने के साथ साथ जो है पशुपालन का काम शुरू किया था। किसने किया था? तो मध्य प्रशस्तर युग में यह हो गया था। इसी के साथ यहाँ पे देखें नव प्रशस्तर युग में, तो नवीन प्रशस्तर युग में देखेंगे तो हथियार काफी हल्का और नुकीला हो गया था। विभिन्न प्रकार के हथियार, पशुपालन हो गया था और खेती बाड़ी शुरू हो गई थी नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तन भी बनाना आरंभ हो गया था। और इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्राचीन प्रशस्तर युग में एक चीज और देखने को मिलेगा कि खुले आकाश के नीचे तो
कभी गुफा में रहना, ठीक है, कभी खुले आकाश के नीचे ही रहते थे और कभी गुफा में भी रहते थे। मध्य प्रशस्तर युग में देखेंगे तो गुफा से बाहर निकलकर छोटी छोटी बस्ती बनाना शुरू कर दिया था और नवपाषाण काल में यायावरी जीवन को छोड़कर एक क्षेत्र में अस्थाई बस्ती बनाना प्रारंभ कर दिया। देखिए जैसे कि आपको पता, इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। जैसे नवपाषाण काल ये हो गया। नवपाषाण काल में सबसे बड़ा चीज यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज देखने को मिलता है आपका खेती बाड़ी, ठीक है। अब आप ही सोचिए खेती बाड़ी अगर कहीं पे स्टार्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे आप अपने फसलों की रक्षा करने के लिए एक जगह है, अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब इसी प्रकार से जब एक साथ जब रहना आप लोग शुरू कर देंगे तो यहाँ से क्या होता है, तो परिवार की जो है धारणा विकसित हो जाती है। परिवार से क्या होता है, तो धीरे धीरे समाज का विकसित होने लगता है और इसी प्रकार जो है गांव से बस्ती से गांव और गांव से शहर ऐसे ही जो है बढ़ते चला जाता है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी के साथ एक-एक पॉइंट को यहाँ से देखेंगे। जैसे पाषाण युग हो गया, तो पाषाण युग में पूरा पाषाण काल को देखेंगे। पूरा पाषाण काल में अगर आप देखिए तो पाषाण युग में मानव समानता क्या थे, तो पत्थर से बने औजारों का उपयोग करते थे। भारतीय पाषाण कालीन संस्कृति को विद्वानों ने 3 कालों में विभाजित किया है, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। पूरा पाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। तो इस बात को आपको याद रखना है कि पूरा पाषाण संस्कृति का उदय कब हुआ था, तो अभिनूतन युग में हुआ था। इस युग में धरती बर्फ से, ठीक है, अभी इस युग में जो है धरती में इस युग में धरती बर्फ से ढकी हुई थी, आपको याद रखना है। भारतीय पुरा पाषाण काल को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजार के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्था में बांटा गया है। जैसे निम्न पुरा पाषाण काल हो गया, मध्य पुरा पाषाण काल हो गया, उच्च पुरा पाषाण काल हो गया, ठीक है। अब निम्न पुरा पाषाण काल में देखेंगे तो इसके उपकरण सर्वप्रथम जो है सोहन घाटी, इसके उपकरण यानी जो पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल, इसका जो उपकरण है वो सर्वप्रथम कहाँ से मिला था, तो सर्वप्रथम जो है यह सोहन घाटी सिंधु नदी की छोटी सहायक नदी थी, उसी से प्राप्त हुआ है, उसी घाटी से प्राप्त हुआ है। इसी कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन संस्कृति भी कहा जाता है किसे, तो निम्न पूरा पाषाण काल को। इस काल में पैबुल हो गया, चौपर और चॉपिंग उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। टेबल पत्थर के वे उपकरण होते थे जो पानी के बहाव में रगड़ खाकर चिकने और सपाट हो जाते थे। चॉपर बड़े आकार वाला उपकरण है जो पैबुल से बनाया जाता था। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते थे, अर्थात टेबुल के ऊपर दोनों किनारों को छीलकर उनमें धार बनाई जाती थी। नर्मदा नदी घाटी में हथनौरापुरा स्थल से सर्वप्रथम जो है मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले थे। ये बात आपको ध्यान रखना है कि नर्मदा घाटी से जो है ना सर्वप्रथम जो है मानव के खोपड़ी के जो है भारत में प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसी प्रकार जो है आपको मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो क्लास हम बुक से कर रहे हैं, ये अगर नोट्स से करें तो कैसा रहेगा? तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर हो सके तो मैं नोट्स से ही करा दूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बात है ना जो डिटेल में काफ़ी ज़्यादा दिया गया हुआ है, ठीक है? और शॉर्ट नोट्स जो नोट्स हैं हमारे पास, उसमें जो है यही चीज़ आपको शॉर्ट नोट्स में मिल जाएगा, यानी छोटी सी वीडियो में ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो आपको कमेंट करके ये भी बता देना है। इसके साथ है कि मध्य पूरा पाषाण काल हो गया, तो इस काल में बहुसंख्यक कोर, फ्लैग और ब्लेड उपकरण प्राप्त हुए हैं। फलकों की अधीनता के कारण मध्य पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। मध्य पूर्व पाषाण काल के औजारों का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। मध्य पूर्व पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र में नेवासा, झारखंड में सिंहभूम, उत्तर प्रदेश में चकिया, बनारसी में जो पड़ता है बेलन घाटी, गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमाचल में ब्यास, वानगंगा तथा सिरसा घाटियां आदि विविध पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। यहाँ से देखेंगे उच्च पुरा पाषाण काल, तो इस काल का प्रमुख जो है ना पाषाणोकरण ब्लेड है, ठीक है। ब्लेड पतले तथा संकरे आकार वाला वह पाषाण उपकरण है जिसके दोनों किनारे समानांतर होते हैं तथा जो लंबाई में अपनी चौड़ाई से क्या होता है, दोगुना होता है। भारत में भारत में इस काल के उपकरण सोन घाटी, ठीक है, सोन घाटी आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश, सिंहभूम झारखंड में,
उसके बाद जोगहरा, भीमबेटका और बाघोर मध्य प्रदेश, इमाम गांव महाराष्ट्र में हो गया, बूढ़ा पुष्कर जो राजस्थान आदि से प्राप्त होता है। यहाँ पे एक मैप दिया गया है और मैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और अच्छी समझ में आएगी, और आपको मैं यही राय दूंगा कि आप भी चाहे तो इसी प्रकार से मैप बनाकर बनाइएगा। यहाँ पे क्या है कि पूरा पाषाण सॉरी पूरा पाषाण कालीन स्तर आखेटक व खाद्य संग्राहक, ठीक है। यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, ये जो है पहला नंबर में आप देखिए पहले ये क्या है, तो उत्तर प्रदेश राज्य है और बेलन घाटी यहाँ पे दिया गया है। बेलन घाटी से क्या क्या मिलता है, तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के बेलन घाटी से पालतू पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए। यानी यूपी से आपको क्या, तो पालतू पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, वो क्या चीज है, तो बेलन घाटी से। सेकेंड में आप देखें तो ये भीमबेटका है, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और भीमबेटका की गुफाओं से आदि मानव के निवास स्थलों का पता चलता है, यानी चित्र वहां पे है, ठीक है। मध्य प्रदेश में एक और है नर्मदा घाटी, ये इसको अगर आप देखें तो 1982 में अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा जो नर्मदा घाटी से मानव खोपड़ी के जीवाश्म प्राप्त किए, जो भारत में प्राप्त मानव अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य यानी सबसे पुराना साक्ष्य है। इसी प्रकार आप चौथे नंबर पे देखिएगा तो यहाँ पे है नेवासा, ठीक है। महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी में हैंड एक्स व खुर्ची पाए गए हैं। और इसी प्रकार लास्ट में जो है यहाँ पे एक और स्थान का सिर्फ नाम रखना है, वो है पाटन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आज की इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। बाकी कल के इस वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, और हो सके तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्या चीज़ से जो है वो क्लास करना है। नोट्स से अच्छा होता है मेरे हिसाब से, वो आपको साफ दिखेगा, छोटा छोटा लाइन दिखेगा और आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।